हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे चैनल सबा स्वीट वॉइस में आप सबका वेलकम। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सामने कहानी स्टार्ट करते हैं। अब क्या बोले दीदी, तुमको अपने ही घर में अपने सब सामान को छुपा कर रखते हो। वो मेरी सास जो है कि नज़र तो हम पर ही टिकी रहती है। जब देखो तब अन्न की नज़र से हमको ही देखती रहती हैं। कौन सा सामान कहाँ रख रहे हैं। अब देखो, तुमसे बात करते करते अलमारी खोले हैं ना, ज़रूर कहीं ना कहीं से छुपा कर हमको देख रही होंगी। किसी दिन जो रंगे हाथों पकड़ने तब पूछेंगे उस बुढ़िया से। लो के लिहाज से कुछ बोलते नहीं हैं। जितना बर्दाश्त करे हैं तुम ही बताओ। बोले थे ना माँ बाबूजी को कि ऐसे घर में शादी करना जहाँ सास ससुर ख़त्म हो चुके हों, पर नहीं, उनको तो कोई और मिला ही नहीं। ऊपर से मेरी ननद जो तलवार की तरह मेरे सर पर लटकी रहती है। चलो ठीक है दीदी, बाद में बात करेंगे, पहले ये काम निपटा लें। पुष्पा अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी उसकी नज़र दरवाजे पर गई। अरे अम्मी, मम्मी जी, आप मेरे कमरे के बाहर यूं चोरी छिपे खड़ी होकर क्या झांक रही हैं। मैंने गौर किया है, जब भी मैं अलमारी खोलती हूँ आप किसी न किसी बहाने चुपके से अलमारी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। यही देख रही हैं ना कि मैं पैसे किस अलमारी में रखती हूँ। बोलिए, आप चुप क्यों हैं। चोरी पकड़ी गई तो सांप सूंघ गया। मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। चुपके से आप पैसे निकाल लेंगी और जब अपनी दुलारी रचना बेटी या मामा जी आएंगे तो उन्हें पकड़ा देंगी और वो पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि पैसे किसने लिए। और यही बात है ना। बोलिए, बोलती क्यों नहीं है। अब आप क्या मुंह में दही जमा है बैठी हैं। पुष्पा अपनी सास प्रतिमा जी से कहती है। प्रतिमा जी बोली, हे भगवान, बहू ये कैसी ओझा बात कर रही हो। मैं तो बस इतना कहने आई थी कि जो तुमने काम कहा है वो मैंने कर दिया है, तो क्या अब मैं थोड़ी देर अपनी पीठ सीधी कर लूं। और भला मैं अपने ही बेटे के पैसे पर पूरी नज़र क्यों डालूंगी। क्या मेरे बेटे का पैसा मेरा नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि मैं कभी उसके पैसों पर अधिकार नहीं जताती हूँ। और तुम मेरे भाई और मेरी बेटी को इसमें क्यों घसीट रही हो। तुम्हारी भी माँ बहन हमारे घर में आती हैं, पर मैं तो आज तक उन पर कभी शक नहीं की। फिर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। पुष्पा बोली, अच्छा तो अब आप अपनी बेटी और अपने भाई की तुलना मेरी बहन से करेंगी। जाओ जाओ, कहाँ मेरा परिवार, कहाँ आप लोग। हुकट। और क्या कहा आपने। अपने बेटे के पैसों पर आपका अधिकार है। भला वो कैसे मैं भी तो सुनूं। प्रतिभा जी बोली, क्यों। एक माँ अपने बेटे को पास पाल पोस कर कमाने लायक बनाती है, और जब बेटा कमाने लगता है तो उसकी पत्नी का अधिकार उस पर हो जाता है। वो कैसे। 27 साल मैंने मेहनत की और फल किसी और के नाम हो गया, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। एक माली बंजर ज़मीन को हरा भरा बना करता है और उसमें फूल पौधे लगाकर उसे सुंदर बगीचा बनाता है, तो क्या वह बगीचा किसी और का हो जाता है। या कहते हुए आगे बढ़ी, मालिक उन फूलों पर या पौधा पर कोई अधिकार नहीं होता है। को बहू, अभी तुम कह सकती हो। अगर जिंदा रही तो 10 से 15 साल बाद तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारे बेटे पर तुम्हारा पहला अधिकार है या उसकी पत्नी का। एक बात बोलूं बहू, मुझे अपने बेटे की कमाई नहीं चाहिए। तुम्हारे ससुर जी जाने से
पहले मेरे खाने और दवाइयों का इंतज़ाम करके गए हैं। कुछ और नहीं मांगती हूँ, तो कम से कम इज़्ज़त ही दे दो। भगवान से डरो, तुम्हारे भी तो 2 बेटे हैं, मुझे तो एक का सामना करना पड़ता है, तुम्हें तो दोनों का नज़रों का सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर प्रतिमा जी नम आँखों से वहाँ से चली गई। उनके जाते ही पुष्पा अपनी माँ से अपनी सास की शिकायत करने लगी और कहने लगी, माँ, मेरी सास मोटी चमड़ी की बनी है, उनके दिमाग में कोई बात जल्दी और अच्छे से आती नहीं है। हिम्मत तो देखो उनकी, मेरे पति के पैसों पर अपना हक बता रही थी। इन्हें मालूम ही नहीं है इन जैसे औरतों को ही कितनी ही बहुओं ने घर से बाहर निकाल फेंका है, वृद्धा आश्रम का रास्ता दिखा दिया। अरे, मेरा एहसान माने की जगह मुझे 4 बातें सुनती हैं। दोनों माँ बेटी प्रतिमा जी की चुगली करने में लगी थी। वहीं प्रतिमा जी की बेटी रचना का जब फ़ोन आया तो माँ की दुखी आवाज़ सुनकर वो उसने कारण पूछा तो प्रतिमा जी ने यह कहकर टाल दिया कि हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उसको तूल देने से अच्छा है नज़रअंदाज करना चाहिए। यही फ़र्क होता है एक समझदार माँ और नकचड़ी बहू में। घर की शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभा जी हर बार चीज़ों को अनदेखा कर देती थी। उन पर कब तक करती रहेंगी ये देखना था है। प्रतिभा जी के पति ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया था। बेटी की शादी को अभी 6 महीने नहीं हुए थे कि अकस्मात मृत्यु के कारण वो दुनिया से चले गए। जब तक वो जीवित थे उनका बेटा संजय और बहू पुष्पा की हिम्मत नहीं थी ही प्रतिमा जी से बदतमीजी करने की। उन्होंने आंखें क्या बंद की, बेटे बहू ने घर पर अपना राज समझ लिया। यहाँ तक कि संजय का भरोसा अपनी माँ से उठ गया है। वो अपनी माँ से चीज़ों को छुपाने लगा। जो भी पैसे होते थे पत्नी के हाथ में देता था और पत्नी के सामने माँ का कई बार अपमान कर देता था। ये सब देखकर प्रतिमा जी दुखी रहने लगी थी, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य भी अब गिरने लगा था। क्योंकि मन में दुख हो तो वो मन में ही दबा रहता है। कोई उनकी सुनने वाला नहीं था तो किसी से क्या कहती। समय बीता। एक रोज़ पुष्पा अपनी बहन जो उसी शहर में रहती है उसके साथ मॉल घूमने चली गई, यह कहकर कि मम्मी जी खाना बनाकर रखना और घर की देखभाल करना, मैं करवा चौथ की शॉपिंग करने जा रही हूँ। प्रतिभा जी का भाई जो उसी शहर में रहता है वो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बहन और उसके परिवार को खोज खबर लेने आते रहते हैं और जो छोटे मोटे काम होते हैं वो कर देते हैं। पति के मृत्यु के बाद भाई का ही एक सहारा था। वो आकर बैठे तो संजय उस दिन दफ्तर से जल्दी आ गया। उसके बाद और इधर उधर पुष्पा को ढूंढने लगा। जब वो नहीं मिली तो प्रतिमा जी से धीरे से बोला, माँ, पुष्पा दिख नहीं रही है, कहीं गई है क्या? और ये मामा जी हर दूसरे दिन क्यों आ जाते हैं? मुझे एक ज़रूरी काम था। प्रतिमा जी बोली, हाँ बेटा, कहकर तो गई है कि कुछ खरीदारी करने गई है। बेटा, अगर तुम मुझसे उस काम के लायक समझते हो तो मुझे ही कह सकते हो। आखिर इतने सालों तक मैंने ही तो तुम्हारे चीज़ों का तुम्हारा ध्यान रखा है। संजय बोला, हाँ हाँ माँ, मुझे भी पता है। आपको अपने फ़र्ज गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। सुनिए, एक ज़रूरी बात है कि ये कुछ पैसे हैं, संभाल कर रख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, बिना मुझसे पूछे बेफिजूल के खर्च मत कर दीजिएगा। और हाँ, थोड़ा छुपा कर रखिएगा क्योंकि हम घर में रहे ना रहे मामा जी और उनके बच्चों का आना जाना तो लगा ही रहता है। और घर को आश्रम समझ रखा है क्या? और हाँ, जब तक मैं पैसे ना मांगू किसी को मत दीजिएगा। हो पाएगा। प्रतिमा जी बोली, अरे बेटा, तुम
कैसी बातें कर रहे हो? क्या बहू की तरह बातें करते हो? विश्वास भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, लाओ 2 पैसे, मैं इसे अलमारी में ठीक से रख देती हूँ। इतना कहकर प्रतिमा जी ने पैसे को अलमारी में सहेज कर रख दिया। कुछ दिनों बाद एक शाम संजय ने प्रतिभा जी से कहा, माँ, वो जो पैसे दिए थे वो निकाल कर दे दीजिए, मुझे आज उन पैसों को वापस देना है। प्रतिभा जी जो अलमारी में कभी ताला नहीं लगाती थी, क्योंकि पुष्पा का कहना था कि आपको जो भी चीज़ है हमारी ही है, तो आप उसमें ताला नहीं लगाएंगी, और अगर ताला लगाती भी हैं तो चाबी मेरे कमरे में रखिएगा। कुछ देर बाद जब प्रतिभा जी अलमारी खोलकर पैसे निकालने गई तो पैसे वहाँ थे ही नहीं, वो तो गायब थे। वो लौटकर बेटे के पास परेशान आई और सोचने लगी, अब क्या कहूँ बेटे को। माँ को परेशान देखकर संजय ने पूछा, क्या हुआ माँ, खाली हाथ क्यों आई हो? पैसे दो ना। अरे वो किसी और के उधार हैं, पैसे थे, उसको आज ही देना है, आज नहीं दिया तो वो घर पर आकर तगादा करेगा, आकर फालतू में चिल्ली करेगा। प्रतिभा जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। वो रुआसी आवाज में बोली, बेटा, पैसे तो अलमारी में ही रखे थे, पर वो वहाँ दिख नहीं रहे। संजय चिल्लाकर बोला, क्या मतलब है कि पैसे वहाँ नहीं हैं? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? मैं आपको कहने का क्या मतलब है? पैसों के क्या पंख निकल गए हैं जो वो अपने आप उड़ गए होंगे? मेरे मना करने के बाद भी आपने वो पैसे खर्च कर दिए, या फिर हमारे अनुपस्थिति में जरूर रचना या मामा जी को आए होंगे, उन्हें आपने पकड़ा दिए होंगे। प्रतिभा जी के आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वह बोली, नहीं बेटा, मुझ पर मेरे ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ। मैंने मैंने ना तो उन पैसों को खर्च किए हैं, ना तुम्हारी बहन को दिए हैं। वो बेचारी साल में एक बार तो बस रक्षाबंधन पर तुम्हारे पास आती है, फिर तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? और तुम्हारे मामा जी, वो अगर हर दूसरे दिन यहाँ आते भी हैं तो वो बस हमारा हाल चाल लेने के लिए, और तुम उन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो, शक कर रहे हो। थोड़ा ठहर जाओ, बहू घर में नहीं है, हो सकता है उसे ज़रूरत पड़ी होगी और उसने पैसे ले लिए होंगे। संजय बोला, आप अपनी लापरवाही पुष्पा के माथे मार रही हैं। अगर आपने पैसे खर्च नहीं किए हैं, रचना को नहीं दिए हैं, तो पक्का मामा जी ने ही पैसे निकाले होंगे। वो आए थे ना उस दिन, जिस दिन मैंने आपको पैसे रखने के लिए दिए थे, फिर तो वही लेकर गए होंगे। प्रतिभा जी बोली, नहीं नहीं बेटा, तेरे मामा जी ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, ये तो चांद को रोशनी दिखाने का सामान हो जाएगा। जो इंसान ने तेरे पिता के जाने के बाद अपने परिवार के साथ हम तीनों की जिम्मेदारियां पर बखूबी उठाया है, ऐसा काम कभी नहीं हो सकता। मानती हूँ अब उनके हालात पहले जैसे नहीं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना नीचे नीचे गिरकर काम करेंगे। मेरे भाई की नहीं हो सकती है। दोनों इसी उंधेर बूंद में लगे हुए थे कि आखिर पैसे गए कहाँ। तभी पुष्पा बाजार से चहकती हुई आई और बोली, संजय, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो माँ जी ने पूछा कि बहू आ गए तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। संजय परेशान स्वर में बोला, क्या दिखाना चाहती हो? पुष्पा बोली, अरे 1 मिनट ठहरो। उसने झट से एक डिब्बे से बड़ा सा झुमका कान में पहनते हुए कहा, बताओ तो मैं कैसी लग रही हूँ इस झुमके में? संजय पूछा, ये झुमका तुमने कब लिया? प्रतिभा जी भी आश्चर्य से देखने लगी और बोली, बहू, तुमने बताया ही नहीं कि तुम बाजार झुमका लेने गई थी। पुष्पा मुंह मुंह बताते हुए बोली, बता देती तो क्या आप मेरे झुमके के पैसे देती? पैसे तो मेरा पति ही खर्च करता है, फिर मैं आपसे
क्यों पूछूंगी। और संजय, उस दिन जब आप अपने बॉस से बातें कर रहे थे, मैं आपसे बोली थी ना कि मुझे एक झुमका पसंद आया है, पैसे दे दे दो। तो आपने कहा था अलमारी में रखे होंगे, जाकर ले लो। और आज आप दोनों मुझसे पूछ रहे हो कब ले लिया, क्यों ले लिया। मैं उसी दिन सुनार को ऑर्डर देकर आई थी और आज लेकर आ गई हूँ। तो बताओ कैसी लग रही हूँ। प्रतिभा जी बोली। बहू, तुमने मुझे बताया भी नहीं और पैसे निकाल लिए। और बेटा, तुम तो अच्छा किया कि बहू ने जो बता दिया, वरना तुम तो मुझे, मेरी बेटी और मेरे भाई को चोर बना दिए थे। एक नेक इंसान होने का मतलब ये नहीं होता है कि हर कोई आकर उस पर उंगली दिखा दे। मैं कह रही थी तुमसे कि तुम्हारे मामा जी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हारी पत्नी ने पैसे खर्च किए हैं और तुमने अपनी माँ को चोर बना दिया। अच्छा कर्ज निभाया है तुमने मेरे दूध का। कहते कहते प्रतिभा जी रोने लगी। तभी रचना अपने माँ के साथ दरवाजे पर आई और बोली, माँ, आप ये क्या कह रही हैं। मैं और मामा जी भैया के पैसे क्यों लेंगे। मैं तो यहाँ आती भी नहीं हूँ और मामा जी तो हमारी खैर पूछने के लिए आते जाते हैं रहते हैं। हम इस घर में दूर क्या हुए, भैया ने हमें चोर बना दिया। वो तो मैं इस शहर में से गुजर रही थी तो मामा जी ने कहा 2 दिन के लिए माँ से मिलती जाओ, तो मैं आ गई, वरना मुझे तो अपने भाई के मन की बात का पता ही नहीं चलता। फिर कभी पता ही नहीं चलता। संजय कुछ कहता उससे पहले कि उसके मामा जी किशोर बाबू बोले, हद करते हो संजय, तुम क्या इतने बड़े आदमी हो गए हो कि अपने संस्कार भूल गए हो। कल जो मामा तुम्हें जीने का सलीका सिखाया था, आज वो चोर बन जाएगा। संजय की नज़रें झुक गई। उसने कहा, मामा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रतिभा जी बोली, बेटा, मैं कह रही थी ना कि तुम्हारी बहन और मामा ऐसा काम कभी नहीं कर सकते हैं। चांद पर थूक कर तुम खुद ही अब लिज्जत महसूस कर रहे हो। कहने से पहले सोचना चाहिए हम किसके लिए क्या कह रहे हैं। तुम पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि अपनी माँ बहन को ही चोर बना दिए। प्रतिभा जी ने हाथ जोड़कर अपने भाई और बेटी से माफ़ी मांगी। किशोर बाबू सोने बोले, दीदी अब मैं चलता हूँ, शायद यह मेरी अब ज़रूरत नहीं है। अब जब आपसे मिलना होगा तो मैं आपको अपने घर पर ही बुला लूँगा। मानता हूँ मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, पर मेरे बच्चों ने कभी मुझ पर शक नहीं किया। या कहकर मामा जी उदास हो गए। कभी करेंगे, इतना विश्वास तो मुझे है। चलता हूँ, रचना झट से बोली। मामा जी, मैं आपके साथ आई थी और मैं आपके साथ ही चलूँगी। मुझे भी अब यहाँ एक पल नहीं रुकना है। इतना कहकर दोनों चले गए। प्रतिभा जी लाइज्जत होकर वहीं खड़ी रहीं और अपने बेटे से बोली, तुम दोनों की वजह से आज मुझे अपनी बेटी और भाई के सामने लाइज्जत होना पड़ा। इस बात के लिए मैं तुम्हें जीवन भर माफ़ नहीं करूँगी। मैंने सारी संपत्ति और घर तुम दोनों के हवाले इसलिए नहीं किया था कि तुम मेरी बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला दो। अगर तुम्हें मुझ पर या मेरे जानने वाले पर भरोसे नहीं है तो तुम अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो। पुष्पा कुछ कहती उससे पहले प्रतिभा जी बोली, बस बहू, कुछ ऐसा मत कह देना कि मेरा हाथ उठ जाए। तुम मुझसे वृद्धा आश्रम भेजने वाली थी ना। अरे, जिसके रहने का खुद का ठोर ठिकाना नहीं, वो दूसरों पर उंगली दिखाते हैं। बेहतर होगा दोनों पति पत्नी जाकर रचना और मामा जी से माफ़ी मांगो और
अपनी रचना बोली, माफ़ी मांगने मेरे जूती, आपकी बेटी की क्या औकात है जो मैं उससे माफ़ी मांगूंगी, और मेरी गलती ही क्या है। संजय कुछ कहता उससे पहले ही प्रतिभा जी बोली, संजय अगर तुम लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी तो बेहतर होगा मेरे घर को खाली कर दो, मैं अपने ही घर में चोर बनकर नहीं रह सकती। इतना कहकर वो कमरे में चली गई और संजय ने अपनी पत्नी को समझाया कि अगर इस घर को वो छोड़कर कहीं और रहने के लिए गए तो उतना खर्च करना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे ही मेरे हालत टाइट है, ऊपर से तुम्हारे ये रोज रोज के ड्रामे, बिना पूछे तुमने किसी के उधार के पैसे खर्च कर दिए। कल सुबह जाकर ये झुमका वापस कर देना और सारे पैसे लाकर मुझे दे देना ताकि मैं उस आदमी को लौटा सकूं। और याद रखो माँ, अगर खुश नहीं रही तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। पुष्पा ने अपनी माँ को वो सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा बेटा, समझदारी इसी में है कि दामाद बाबू की बात मान लो, कहीं दिक्कत ना हो जाए तुम्हें। फिर पुष्पा, तुम्हारी सास ने सब कुछ तुम्हारी ननद के नाम कर दिया तो तुम क्या करोगी? तुम तो रोड पर आ जाओगी और मैं तुम्हें यहाँ रख भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ का सब कुछ तुम्हारे भाई देखता है। पुष्पा को समझ में आ गया कि उसने आज तक जो भी किया बहुत गलत किया। उसके लिए प्रतिभा जी उसे बच्चा समझकर माफ़ कर रही थी, पर अब माफ़ी नहीं मिल पाएगी तो उसे सीधा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। और उसने माफ़ी मांगने में ही भलाई समझी। दोनों पति पत्नी जाकर माँ के, रचना जी और मामा जी के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अपनी माँ से आइंदा ऐसी गलती न होगी इसकी माफ़ी मांगी। उसकी माँ ने अपने बच्चों को पहले तो माफ़ करने से मना कर दिया, फिर कुछ ना कहकर अपने बच्चों की गलती माफ़ कर दी। ऐसी गलती नहीं होगी। हमें इस कहानी से ये श्रेष्ठ मिलता है कि हमें कभी भी किसी को कुछ भी कहने से पहले सोच लेना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।